हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। हमने लास्ट टाइम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखा था कि कैसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन से इवेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, आज हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम सब जानते हैं क्या होता है कि जब दो गैमेट्स मतलब दो पेरेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होती है, उनके गैमेट्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं और एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करने की ट्राई करते हैं। फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमें यहाँ पे जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, कैसे होता है, कैसे गैमेट्स फॉर्मेट होते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म ये सारी चीज़ों को परफॉर्म कर पाते हैं, उन सब के बारे में डिस्कशन करते हैं। आप सब जानते हैं, मैंने लास्ट टाइम आपको एक फेज भी बताया था, जेलेनाइन फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। ओके, नाउ सबसे पहले यहाँ पर मैं किसके बारे में बताया गया है, जेलेनाइन और वेजिटेटिव फेज। सी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब हम एक पर्टिकुलर एज पे आके रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट करते हैं और वो एज से पहले का जो टाइम पीरियड होता है उसे हम जेलेनाइन फेज कहते हैं और प्लांट्स को उसे वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। मैं आपको एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक सीड सो की, ठीक है, वो सीड धीरे धीरे पहले रूट्स बनाएगी, देन आफ्टर यहाँ पर प्लांट ग्रो होगा, लीव्स आएंगी, यहाँ तक ये इसका वेजिटेटिव फेज है। देन आफ्टर यहाँ पर धीरे धीरे क्या फिर फ्लावर ग्रो होगा, ओके। आपको पता है जो फ्लावर ग्रो होता है वो किससे होता है, बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ग्रो होता है। मतलब ये फेज के बाद मतलब ये टाइम के बाद जो भी उसका फेज चला वो कौन सा था, रिप्रोडक्टिव फेज था। मतलब आपको रिप्रोडक्टिव फेज देखने को मिल गया। मींस हमें यहाँ से क्या समझ में आता है कि दो चीजें आपको याद रखनी है कि एक फेज जो रिप्रोडक्शन से पहले का होता है, एक रिप्रोडक्शन होता है, और रिप्रोडक्शन जब खत्म होता है उसके बाद वाला फेज भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो दैट्स व्हाई ये चीज आपको देखने को मिलेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि जो जेलेनाइन फेज है वो एक मतलब अभी खत्म हो जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। उसको क्या लगता है, टाइम लगता है, धीरे धीरे, जिसको हम फिर क्या कहते हैं कि हमारे अंदर को आपको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, ओके। जैसे कि बॉयज में आपको पता है मस्टर बियर्ड आना, ठीक है, ये दिख जाते हैं, आर्म पिचेस आना, जेनेटिकल एरिया के सराउंडिंग हेयर्स ग्रोथ होना, वॉइस का स्ट्रांग होना, ठीक है, शोल्डर का ब्रॉड होना। सेम वुमेन्स में आपको ऐसी चीज देखेगी कि मेमोरी ग्लैंड का डेवलप होना, ब्रेस्ट साइज इंक्रीज होना, हिप साइज इंक्रीज होना, शोल्डर का कंप्रेस होना, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें उनमें देखने को मिल जाती है और इससे हमें क्या पता चलता है कि धीरे धीरे हमारा यहाँ से जेलेनाइन फेज खत्म हो रहा है और रिप्रोडक्टिव फेज यहाँ पर आपको स्टार्ट होते हुए देखने को, ओके। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। अब ये यहाँ पर इन फेज का कंप्लीट होना, वहां से आपको क्या पता चलेगा, द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, कि जहां पर ये दोनों खत्म होते हैं वहां पर आपको उसके बाद ही क्या देखने को मिलेगा कि जो हमारा जेलेनाइन फेज है उसका आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिल जाएगा। देखो हमारे एनिमल्स के अंदर फिर भी कैरेक्टर से पता चल जाता है, पर प्लांट्स में आइडेंटिफाई करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए प्लांट्स में आपको अलग अलग चीजें देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जांपल्स के साथ बताया गया है, जिसमें पहले दो चीजें क्या बताई गई हैं, आपको पहले बोला गया एनुअल और दूसरा बायनुअल, ओके। अब एनुअल और बायनुअल का मीनिंग समझ लेते हैं। एनुअल सब आप जानते हो कि क्या होता है, एक साल, 1 ईयर, ठीक है। मतलब यहाँ पर प्लांट एक साल में सब कुछ कर लेगा, ठीक है, कि मीन्स एक नया प्लांट भी मतलब सीड में से वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी करेगा, ग्रो भी हो जाएगा, देन आफ्टर वो रिप्रोडक्शन भी कर लेगा और उसकी डेथ मतलब वो पूरा डर भी हो जाएगा। मतलब वो क्या क्या कर लेगा, वो प्लेन में वेजिटेटिव फेज भी कर लेगा, रिप्रोडक्शन भी कर लेगा, एट लास्ट सेंसेशन फेज भी आपको देखने को मिलेगा।
सेंसेशन फेज या सेंसेंटन फेज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि जैसे ही नया ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है, ओके, तो आपको पता है पहले जैसे मैंने प्लांट में बताया कि पहले वो वेजिटेटिव फेज में रहेगा, फिर रिप्रोडक्शन करेगा, और जब उसकी मतलब नया फ्लावर फॉर्म होने के बाद और जब प्लांट अब रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता तो उसके बाद कौन सा फेज स्टार्ट हो जाता है, सेंसेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। और इसी सेंसेशन फेज मतलब जब रिप्रोडक्शन खत्म हो जाती है कि प्लांट अब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, उसके बाद के फेज को हम क्या कहते हैं, सेंसेशन फेज कहते हैं। और ये सब करने में अगर एनुअल प्लांट है तो उसको कितना टाइम लगता है, 1 साल का आपको यहाँ पर टाइम लगते हुए देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि 1 साल में वो सीड टू सीड मतलब एक सीड में से वो नया प्लांट दूसरा बनाएगा और दूसरे की सीड फॉर्म करेगा, उसमें उसको पूरा का पूरा 1 ईयर यहाँ पे लग जाता है। फिर देन आफ्टर बाइनोमियल है, बाइनोमियल मींस नाम से क्लियर हो रहा है 2, मतलब यहाँ पर आपको 2 इयर्स लगेंगे प्लांट्स को, कि विद इन 2 इयर्स में प्लांट पूरी तरीके से सीड टू सीड, वही कि सीड सो होगी, वेजिटेटिव फेज होगा, रिप्रोडक्टिव फेज होगा और सेंसेंटन फेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मतलब उसको पूरा ये कंप्लीट करने में 2 साल लग जाएंगे। एक और भी फेज आता है जिसे कहा जाता है पेरिनियल। पेरिनियल मींस जिन प्लांट्स को मोर देन 2 इयर्स लगते हैं, ऐसे प्लांट जिनको 2 साल से ज्यादा का टाइम लगता है इस चीज में ये तीनों फेज कंप्लीट करने में, ओके, तो उन्हें क्या कहा जाता है, वेजिटेटिव फेज कहा जाता है। और ऐसे प्लांट्स हमें देखने को मिलेंगे जिन्हें पेरिनियल फेज कहा जाता है, मतलब पेरिनियल प्लांट्स कहा जाता है, जिन्हें मोर देन 2 इयर्स यहाँ पर आपको होते हुए देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बम्बू का, यू नो वेरी वेल बम्बू, ठीक है। बम्बू को ये तीनों फेस करने में अराउंड 50 to 100 इयर्स लग जाते हैं, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाउ मेनी कि बम्बू में फ्लावर कब तक फॉर्म होता है, तो अराउंड 50 to 100 इयर्स लग जाते हैं। एक अगर आज आप मेरे सामने बम्बू प्लांट को ग्रो करो तो जब तक उसका वो पूरा सेंसेशन फेज खत्म होगा हम वो सब देख भी नहीं पाएंगे, बिकॉज हमारी एज इतनी ही रहती है, मतलब ज्यादा हम जी नहीं पाते इतना, क्योंकि इसकी वजह मतलब उनका टाइम पीरियड हमसे ज्यादा है। सो दैट्स व्हाई कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमें बम्बू के फेजेस ही देखने को नहीं मिलते, मतलब उसका रिप्रोडक्टिव फेज, उसके फ्लावर्स काफी रेयर हमें देखने को मिल जाते हैं। सो दैट्स व्हाई ये आपको चीज यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक नीट में पूछा गया क्वेश्चन है स्ट्रॉन्ग बेरिलियम, ठीक है, इट इज अ टाइप ऑफ द प्लांट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेरिलियम, इसे हिंदी में कुंथेनिया कहा जाता है, ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है। इसे फ्लावर ग्रो करने में कितना टाइम लगता है, 12 इयर्स, फ्लावर्स ग्रो करने में 12 इयर्स लगते हैं। लास्ट मतलब सितंबर अक्टूबर 2006 में इसका फ्लावर देखा गया था, ओके। आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि सितंबर अक्टूबर 2006 में इसका फ्लावर देखा गया था। अभी लास्ट 2018 अक्टूबर 2018 में भी देखा गया था, न्यूज़पेपर में भी आया था, अगर आपने पढ़ा हो तो, कि कुंथेनिया का ब्लू कलर का फ्लावर देखा गया है आफ्टर 12 इयर्स, मतलब समझो कि 12 साल के बाद उनका एक फ्लावर हमें देखने को मिल रहा है। तो लोगों मतलब साइंटिस्टों के अंदर भी एक्साइटमेंट होती है, साइंटिस्ट भी उसे देखना चाहते हैं और साइंटिस्ट उसे स्टडी भी करना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई जो ये कुंथेनिया फ्लावर है ये काफी ज्यादा फेमस है और इसे नीट एग्जाम में पूछा भी गया था, तो इसे काफी ज्यादा याद रखना, बिकॉज ये दोनों एग्जांपल्स, बट ये तो पूछा गया है। सो स्ट्रोनेलियम कुंथेनिया द ब्लू कलर फ्लावर, ये आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको यहाँ पर बताया गया है रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है ना, हैज अ लार्ज डाइवर्सिटी, यहाँ वेरिएशन भी लिख सकते हो। क्यों ऐसा, देखो अब जैसे मैं डॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंपेयर करूं कि डॉग की एज कितनी होती है, हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि 20 to 25 इयर्स, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो हमारे से कम होगा, बिकॉज हमारी एज का कितना है,
अराउंड 60 टू 70 इयर्स या 80 इयर्स ज्यादा से ज्यादा, तो हम उनसे डबल टाइम्स मतलब 2 टाइम्स ज्यादा सर्वाइव कर रहे हैं, तो हमारा रिप्रोडक्टिव फेज भी ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई रिप्रोडक्टिव के आपको लार्ज वेरिएशन देखने को मिलेंगे। होता सब भी एक जैसा ही है कि दो गैमेट्स का फॉर्मेशन होते हुए आपको देखने को मिलेगा, दो वो चीजें होते हुए देखने को मिलेगी, बट उनका जो फेज है, जो उनका टाइम पीरियड है, वो आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे हमारे अंदर की एक पर्टिकुलर एज जैसे 18 की, 19 या 20 या 21 की एज में आके एक्टिव होते हैं, लेकिन कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसके में बहुत जल्दी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, बिकॉज उसका लाइफ स्पैन कम होगा। जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड होता है, लाइफ स्पैन पे डिपेंड होता है कि आपका लाइफ स्पैन कितना है, और उसी के बेसिस पे हमें पता चलता है कि आपका रिप्रोडक्टिव फेज कितना होगा। सो दैट्स व्हाई इट इज डिपेंड ऑन द ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन पे, और इसी की वजह से आपको कई सारे वेरिएशन देखने को मिलते हैं, बिकॉज आप जानते हो कि हम सबका, सारे ऑर्गेनिजम्स का आपको लाइफ स्पैन आपको यहाँ पर अलग अलग देखने को मिल जाता है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। आपने बर्ड्स देखे हैं, अब कई सारे बर्ड्स रोज तो अंडा दे नहीं सकते, ठीक है, कि आप उनके रोज एक की डिमांड करो, वैसा तो हो नहीं सकता। हाँ, अगर आपको ऐसा हो कि नहीं सर मैंने तो देखा मुर्गी रोज अंडा देती है, मैं उसका रोज आमलेट बना के खाता हूँ, तो वो अलग चीज है। वो पोल्ट्री फार्म में उनको थ्रू डिफरेंट डिफरेंट केमिकल मेथड्स के थ्रू उनसे वो बेबी मतलब वो एग प्रोड्यूस करवाया जाता है, विच इज डेंजरस फॉर दैट बर्ड। जो वो बर्ड के लिए कैसा है, काफी ज्यादा डेंजरस है। दैट्स व्हाई ये चीज आपको देखने को मिलती है। बट हमारे पास यहाँ पर दो प्रोसेस होती है, एक होती है नेचुरल और दूसरी होती है आर्टिफिशियल, जिसे आप पॉल्यूटरी भी कह सकते हो, ठीक है। मींस एक आपको नेचुरल देखने को मिलेगी और दूसरा आपको आर्टिफिशियल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेचुरल में वही चीज कि वो अपने आप जब फॉर्म करे, और पॉल्यूटरी में आप जानते हो कि जो अपने तरीके से मतलब खुद ही अपने काम फॉर्म करती है, बेबीज को बोर्न करती है, उसे हम कहते हैं नेचुरल प्रोसेस। इसमें प्लांट्स में भी आपको देखने को मिलेगा कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन करना होता है तब उनके अंदर भी यही चीज देखने को मिलती है कि वो पर्टिकुलर टाइम पे आके एक्टिव होते हैं। जैसे सपोज करो कि ये एंथर है, ओके। अब यहाँ से पोलन ग्रेन आपको पता है कहाँ जाएगी, ये स्टिग्मा में जाएगी, ठीक है। अगर ये सपोज जिस प्लांट का है, अगर ये उसी प्लांट का सिग्मा है तो ही वो उसे एक्सेप्ट करेगी। अगर उसके अलावा अगर ये मैच्योर है, ये रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, तो भी वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी, ना तो अदरवाइज वो उसे क्या कर देती है, वेस्ट कर देती है, या दूसरे फ्लावर में क्या करते हुए देखने को मिलेगी, आपको ट्रांसफर करते हुए देखने को मिलेगी। मतलब ये दोनों का जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो साथ में स्टार्ट हुआ हो तो ही जाके वो रिप्रोडक्शन करते हैं, नहीं तो अदरवाइज नहीं। इसलिए आपको एक जैसे ऑर्गेनिज्म में भी रिप्रोडक्टिव वेरिएशन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि अगर सपोज कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी देखें तो पहला जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी सेक्सुअली मैच्योर होना चाहिए, दूसरा भी। अगर आप तब उन दोनों में रिप्रोडक्शन करवाते हो तब जाके आपका गैमेट फॉर्मेशन होता है, ज़ाइगोट फर्टिलाइजेशन होता है और ज़ाइगोट फॉर्म होता है। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म मतलब मैच्योर हो ही ना और दूसरा मैच्योर हो तो उनके बीच में आप रिप्रोडक्शन कराओगे तो उससे कुछ भी होने वाला नहीं है, वो ज्यादा आपको क्या क्रिएट करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हुए देखने को मिलेगा। सो दैट्स व्हाई ये चीज भी जानना जरूरी है कि जो रिप्रोडक्टिव फेज है उसका वेरिएशन काफी हद तक आपको देखने को मिलेगा, और उसी वेरिएशन को समझना है हमें और उसी के बेस पे आपको वर्क करना है। ओके, यहाँ तक पता चला। और आपको यहाँ पे क्या गिवन है, फीमेल मेल्स मैमल्स के बारे में बताया गया है। देखो आप सबको पता है कि हम मैमल्स में आते हैं, मैमल्स में हमारे अंदर आपको साइकिल चेंज देखने को मिलती है फीमेल के अंदर, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, ठीक है। कि उनके अंदर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तभी वो रिप्रोडक्टिव फेज के लिए रेडी होती है। अब यहाँ पर आपको मैमल्स में दो टाइप देखने को मिलते हैं, एक तो नॉन प्राइमेटिव और दूसरा प्राइमेटिव, ठीक है। नॉन प्राइमेटिव और प्राइमेटिव, अब यहाँ प्राइमेटिव भी लिख सकते हो आप, ठीक है, आपको जो सही लगे। ओके, नॉन प्राइमेटिव और प्राइमेटिव, यहाँ पर जो नॉन प्राइमेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसमें आपको कौन से देखने को मिलेंगे, काउ, डॉग, रैट, कैट, ऐसे। और प्राइमेटिव में आपको कौन देखने को मिलेगा, ह्यूमन,
मंकी, बिकॉज आप जानते हो क्या मंकी में से बने। फिर एप, ठीक है, ओके। आप यहाँ पर एप का मतलब एप हमारे जो मतलब मंकीज में ही आते हैं, जो ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन बींग्स बनने से पहले हम यही थे, ठीक है, मंकी और उसके बीच में, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आपको पता है ह्यूमन, मंकी और एप में जो साइकिल आती है उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, ठीक है। दिस साइकिल इज नोन एज अ मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन जो इनके अंदर साइकिल आती है उसे क्या कहा जाता है, एरिस्टोल साइकिल। दोनों का काम सेम ही है, ठीक है, बट जो काउ, डॉग और मतलब नॉन प्राइमेटिक में आती है उस साइकिल को कहा जाता है एरिस्टोल साइकिल, और इसको क्या कहा जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल यहाँ पर कहा जाता है। और आप सब जानते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में कंटिन्यू रहती है एवरी 20 डेज टू 20 डेज, और उसी टाइम पीरियड में उसके एग्स बनते हैं और वो फर्टिलाइजेशन के लिए आपको रेडी होते हुए देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलेगी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो स्पेशली फीमेल्स होती हैं उनके अंदर आपको साइकिल चेंज देखने को मिलती है, और रिप्रोडक्टिव फेज में वो भी कहीं ना कहीं काफी अच्छा खासा उनका एक रोल होता है, और वो रोल हमें कहीं ना कहीं रिप्रोडक्शन और अच्छे से कर सके या और जल्दी से कर सके उसके लिए यहाँ पर आपको इंडिकेशन देता है, ठीक है, ओके। फिर एक पॉइंट और गिवन है, सीजनल एंड कंटिन्यूस ब्रीडिंग। अब कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप देखो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म सीजन वाइज रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे हैं प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी कि वो अकॉर्डिंग टू सीजन, मतलब जो उनकी फेवरेबल सीजन होती है उसमें वो आपको रिप्रोडक्शन करते हुए देखने को मिलेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस करते हैं, मतलब सीजन हो ना हो वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, पहला आपको देखने को मिल जाएगा सीजनल, दूसरा आपको देखने को मिल जाएगा कंटिन्यूस ब्रीडिंग। मतलब सीजनल और कंटिन्यूस ब्रीडिंग आपको देखने को मिल जाएगी, कुछ ऑर्गेनिज्म आपको सीजन वाइज रिप्रोडक्शन करते हुए देखने को मिलेंगे, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको कंटिन्यूस रिप्रोडक्शन यहाँ पर करते हुए देखने को मिल जाएंगे। देन आफ्टर आपको ये देखने को मिलेगा सेंसेशनल फेज, ठीक है। ये फेज अगेन वही जहां पर रिप्रोडक्शन आके खत्म होता है कि अब इस एज के बाद लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, तो वो जो फेज होता है उसे क्या कहा जाता है, सेंसेशन फेज कहा जाता है, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका, मतलब रिप्रोडक्शन के लिए वो नहीं रहा होता है और अब वो रिप्रोडक्शन कर पाएगा नहीं। सो दैट्स व्हाई आपको सेंसेशन फेज देखने को मिलेगा। ये फेज देखो अगेन फिर से कहूंगा कि हर एक ऑर्गेनिज्म में अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होता है, बिकॉज किसी ऑर्गेनिज्म के लिए अगर रिप्रोडक्टिव फेज जल्दी स्टार्ट हुआ तो सेंसेशनल फेज भी जल्दी स्टार्ट होगा, किसी में लेट स्टार्ट हुआ तो किसी में लेट भी आएगा, और दूसरी दिन किसी में जितना लंबा रिप्रोडक्टिव फेज होगा उतना ही सेंसेटिव फेज भी होगा ही होगा। इन द सेंस ऐसा नहीं कि रिप्रोडक्टिव फेज 20 इयर्स का रहेगा तो सेंसेटिव फेज भी 20 इयर्स का रहेगा, वो 10 to 15 इयर्स का होगा। ऐसे आपको फेजेस देखने को मिलेंगे कि टाइम पीरियड आपको उनका अलग अलग देखने को मिल सकता है, बट ऑन द वे रेशियो उनका आपको वहां पर सेम होते हुए देखने को मिलेगा, ओके। सो दैट्स व्हाई ये एंड एट लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपको क्या देखने को मिलेंगे, हार्मोन्स देखने को मिलेंगे। आप सब जानते हो कि हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हार्मोन्स होता है। हार्मोन्स के अंदर चेंज आना कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कि उन्हीं से पता चलता है कि हमारे लिए हम रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है। जैसे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजेनेसिस, प्रोजेस्टेरोन, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, ये सारे हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमारे जो दो मेन है, जैसे टेस्टोस्टेरोन वो क्या प्रोड्यूस करता है, मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल यूनिट प्रोड्यूस करता है, और टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का जनरेशन भी मतलब जनरेट करवाने में काम करता है। सो दैट्स व्हाई इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जब तक हमारे अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है तब तक हमारे अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी रहेगी। हर एक एनिमल के अंदर अलग अलग हार्मोन्स होते हैं पर उनका वर्क सेम ही होता है। हर एक प्लांट्स के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं जैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब मैमल्स में देखने को मिलता है वैसा ही उनके अंदर भी काम करते हुए देखने को मिलेंगे। हाँ, वर्किंग थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, बट कहीं ना कहीं एम भी उनका भी एम वही होता है जो हमारे हार्मोन्स का आपको एम देखने को
मिलेगा। तो हार्मोन्स भी कहीं ना कहीं हमारी रिप्रोडक्टिव फेज के लिए फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफी ज्यादा जरूरी देखने को मिलेंगे। ओके, सो देन यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें यहाँ पर किन किन चीजों की जरूरत है और वो किस तरीके से हो पाता है। लेकिन जो हमारे इवेंट्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो मेनली आपको 3 देखने को मिलेंगे। एक तो आप जानते हो फर्टिलाइजेशन, पहला आपको देखने को मिलेगा प्री फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आप क्वेश्चन माइंड में ये कि क्यों ऐसा, देखो फर्टिलाइजेशन करने से पहले सारी चीजों को रेडी करना, फर्टिलाइजेशन के करने के लिए जो भी प्रोसेसेस होती है फर्टिलाइजेशन करने के लिए उन सबको रेडी करना, उन सबको मेच्योर होना नहीं होना, वो सब जो प्रोसेस होती है वो होती है प्री फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो आप सब जानते हैं। देन आफ्टर पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में आपको क्या देखने को मिलेगा कि होने के बाद उस पर किस चीज पे वर्क करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको होते हुए देखने को मिलेगी। सो दैट्स व्हाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये तीनों इवेंट्स के बारे में हमें पढ़ना है। इनके बारे में हम चैप्टर 3 में काफी अच्छे से पढ़ेंगे, बट ये चैप्टर के लास्ट जो टॉपिक है हमारा प्री फर्टिलाइजेशन, उसके बारे में हम अभी डिस्कशन करेंगे या इन द नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। डीपली नहीं जाएंगे, सिर्फ हम बाहर से गैमेट्स के बारे में, उनमें फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे वो रेडी होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, किन के अंदर कैसे होता है, किन के अंदर कैसे नहीं हो पाता, क्यों ऐसा होता है, वो सारी चीजें हम प्री फर्टिलाइजेशन में डिस्कशन करेंगे। सो इट इज ऑल अबाउट द इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपको यहाँ पर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। ओके।